नियोजन इकाई को समाप्त कर दें। ये भ्रष्टाचार का अड्डा है, कुव्यवस्था है, मनमानी है, दबंगई है और हर तरह से शोषण का हथियार है ये नियोजन इकाई। इसको समाप्त कर दें। शिक्षकों को उनका वाजिब विभाग जो है शिक्षा विभाग के अंदर लेकर आइए और ससम्मान उनको सुविधाएं दीजिए। हम आपसे नहीं कह रहे हैं कि आप तुरंत पैसा बढ़ा दीजिए, जो आप बढ़ा रहे हैं वही हमें दीजिए, लेकिन जो गैर वित्तीय मांग है उसको पूरा कीजिए। कितनी बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि अपने ही नोटिफिकेशन में अंग्रेजी में कुछ लिख दिया, हिंदी में कुछ लिख दिया। हिंदी में लिख दिया नोट में कि 8 वर्ष की जो अनुभव है वो प्रशिक्षण पूरा करने की तिथि होनी चाहिए। अंग्रेजी के नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो उसमें हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग मान के चलेंगे और इसमें डेट ऑफ ट्रेनिंग हो गया। तो ये डिस्क्रिपेंसी क्यों है? ये विवादास्पद और हास्यास्पद बात है ना कि आप एक ही विभाग एक ही नोटिफिकेशन को अलग अलग भाषा में अलग अलग निकाल देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में प्रधान शिक्षक यानी कि हेडमास्टर की बहाली होनी है। 45,000 के आसपास सीट है। बीपीएससी के द्वारा इनका चयन किया जाएगा। लेकिन आपको बताएं कि जैसे ही ये सूचनाएं निकल के आए कि ऐसा होगा, उसके बाद ही मामला हाईकोर्ट में चला गया। हालांकि बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। मामला इसलिए चला गया कि एक्सपीरियंस जो जोड़ा गया है उसमें 8 सालों का मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पढ़ाने का, वही सबसे बड़ा विवाद का कारण बना है। हमारे साथ हैं अमित विक्रम सर, टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इन्हीं से हम बात करेंगे। सर, आखिर एक्सपीरियंस को लेकर दिक्कत क्या है? हेडमास्टर बनना है तो आपके पास पढ़ाने का तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें तो सरकार कहीं से गलत नहीं दिखाई देती है। देखिए, सरकार की गलती ये है कि सरकार अपने ही नोटिफिकेशंस 2 लैंग्वेजेस में निकालती है, इंग्लिश में और हिंदी में। इंग्लिश में कुछ और लिखा है और हिंदी में कुछ और लिखा है। तो ये तो कन्फ्यूज़न है ना। या तो 2 अलग अलग पदाधिकारी दोनों नियमों को बनाते हैं, या फिर जो ट्रांसलेट करते हैं वो सही से ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। तो कितनी बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि अपने ही नोटिफिकेशन में अंग्रेजी में कुछ लिख दिया, हिंदी में कुछ लिख दिया। हिंदी में लिख दिया नोट में कि 8 वर्ष की जो अनुभव है वो प्रशिक्षण पूरा करने की तिथि होनी चाहिए। अंग्रेजी के नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो उसमें हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग मान के चलेंगे और इसमें डेट ऑफ ट्रेनिंग हो गया। तो ये डिस्क्रिपेंसी क्यों है? ये विवादास्पद और हास्यास्पद बात है ना कि आप एक ही विभाग एक ही नोटिफिकेशन को अलग अलग भाषा में अलग अलग निकाल देता है। हाईकोर्ट ने बहुत कड़ी टिप्पणी की है इस मुद्दे पर कि कैसे 2 अलग अलग लैंग्वेजेस में, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग आप कंडीशन लगा देते हैं। तो ये सरकार नियम जब बनाती है तो या तो सही से अध्ययन नहीं करती है, या उससे भी बड़ी बात में कोई प्रूफ रीडिंग नहीं करती है। प्रूफ रीडिंग इतना सिंपल सा चीज़ है कि मिला लीजिए ना भाई, अंग्रेजी में आपने जो लिखा वही हिंदी में है, वही हिंदी में, वही अंग्रेजी में है। तो ये हास्यास्पद स्थिति विभाग ने उत्पन्न किया है। हम लोग तो चाहते हैं कि बीपीएससी का यूपीएससी से आप बहाल कराइए शिक्षक, और अनुभव होना चाहिए, बिल्कुल अनुभव होना चाहिए। प्रधान शिक्षक बनने के लिए अनुभव होना जरूरी है, लेकिन वहाँ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसमें है क्या कि जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं उनकी मात्र सेवा संपुष्ट होनी चाहिए। सेवा संपुष्ट मतलब आप ट्रेंड हैं, 2 साल हो गया, आप सेवा संपुष्ट हो, प्रोबेशन पीरियड खत्म, सेवा संपुष्ट हो गया। तो जब स्नातक शिक्षकों के लिए सेवा संपुष्टि है तो बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को, बेसिक ग्रेड के ही विद्यालय, ये जो 45,000 हैं, ये तो 1 to 5 के प्रधानाध्यापक बनेंगे, हेडमास्टर बनेंगे वहाँ। तो उनको अपने ही स्कूल में हेडमास्टर बनने के लिए 8 साल का योग्यता चाहिए। और जो मिडिल स्कूल के शिक्षक हैं उनको प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर बनने के लिए 8 साल नहीं चाहिए। ये अनुभव में कैसे भेद आ गया? कोई 1 to 5 में पढ़ा रहा है उसका अलग अनुभव है, जो 6 to 8 में पढ़ा रहा है अलग अनुभव है। उनके लिए क्या है? मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के लिए क्या नियत बनाएंगे? मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापकों की या प्रधान शिक्षकों की बहाली अभी नहीं हो रही है। उनमें है क्या कि प्रमोशन होगा, प्रमोशन से मध्य विद्यालयों के जो हेडमास्टर उनका पोस्ट भरा जाना है। उसके लिए सरकार अभी कोई नीति नहीं ला सकी है। बार बार कोर्ट से भी 2-3 केसों में आदेश हुआ है प्रमोशन दिया जाए। जो 5 साल की अनुभव सीमा को पार कर चुके हैं स्नातक ग्रेड से, उनको हेडमास्टर ग्रेड में प्रमोशन दिया जाए, लेकिन वो अभी कोई नीति बनी नहीं है, उसके लिए कोई निर्देश जारी नहीं हुआ है। जो निर्देश जारी हुआ है वो प्राइमरी स्कूल के लिए। अब प्राइमरी स्कूल में जो मिडिल स्कूल के शिक्षक हैं उनको सबको एलिजिबल कर दिया गया, और बेसिक वालों को 8 साल का बाध्यता लगा दिया गया है। तो ये डिस्क्रिपेंसी है ना। आप दोनों को समतुल्य रखिए। जब कंपटीशन लेना है, बीपीएससी ले रही है, बीपीएससी क्या, हम तो कहते हैं यूपीएससी से करवा लीजिए, अच्छी बात है, गुणवत्ता सुधरेगी, जांच होगा ना कि कौन योग्य है। लेकिन हमें उस परीक्षा में बैठने के लायक तो रखिए आप। सबके लिए एक समान नियम बनाइए।
अब बीपीएससी किसी अन्य परीक्षा को लेती है तो उसमें थोड़े रखती है कि ये जो ग्रेजुएशन किया हुआ है उसको 5 साल चाहिए, जो इंटर पास है उसको 2 साल, ऐसा तो है नहीं कहीं। सबके लिए एक समान नियम होते हैं, एक समान नियम बनाइए, परीक्षा लीजिए, हमारे लिए योग्यता हो तो उनके लिए भी हो, अनुभव की बाध्यता अगर हमारे लिए 8 साल है तो उनके लिए भी हो, अरे उनके लिए सेवा संपुष्टि है तो हमारे लिए भी सेवा संपुष्टि हो। समतुल्य जब एक शिक्षक एक ही विद्यालय में पढ़ा करके, कोई शिक्षक है वो क्लास 1 to 5 में पढ़ाता है, कोई 6 to 8 में पढ़ाता है, अनुभव तो समान है दोनों का, तो इसको विभेद करना शिक्षकों को आपस में ही लड़वाना, यही सरकार की मंशा रही है। बहाली में भी आप देखते हैं आपस में लड़ा देते हैं सबको। एक और ट्रांसफ़र का मामला आप लोग का है। ट्रांसफ़र अभी सर नोटिफिकेशन आया नहीं बीपीएससी का, फिर चिंता इतना आप लोगों को कि ट्रांसफ़र एक्सपीरियंस, इसके बारे में जब बताते क्या प्रॉब्लम इसको लेकर क्या है? देखिए, ट्रांसफ़र तो हम लोग का सबसे लॉन्गेस्ट पेंडिंग डिमांड है, क्योंकि जो टीटी शिक्षक हैं वो अलग अलग ज़िलों में अपने घर से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर, कोई पटना का है तो अररिया में पोस्टेड है, अररिया का है तो जहानाबाद में पोस्टेड है, ऐसी बहाली हो गई है। तो लोग चाहते हैं कि अपने घर से नज़दीक, गृह जिले के नज़दीक पोस्टेड रहें। अल्प वेतन मिलता है, अब इस वेतन में कितना यात्रा वहन करें, कितना रेंट दें, और घर के पास रहेंगे तो इन सब चिंताओं से दूर होकर के स्वच्छंद रूप से शिक्षण कार्य में दिल लगा करके बच्चों को पढ़ा सकेंगे, लगेंगे इसमें। तो ये लॉन्गेस्ट पेंडिंग डिमांड है हमारी, और इस पर सरकार ने हमें पिछले साल चुनाव से पहले आश्वासन दिया था कि ट्रांसफ़र मिलेगा, लेकिन जो नियम कानून आया, रेगुलेशन आया, फिर वही बात, इस पर भी केस हो गया हाई कोर्ट में। उसमें कह दिया कि दिव्यांगों महिलाओं को ऐच्छिक देंगे और जो पुरुष शिक्षक हैं उनको म्यूचुअल देंगे। म्यूचुअल में भी क्या देंगे, विषयवार एवं आरक्षण कोटिवार, मतलब अगर कोई इंग्लिश का शिक्षक है और वो ईबीसी कैटेगरी से है तो उसके लिए रिप्लेसमेंट के तौर पे इंग्लिश का ईबीसी कैटेगरी का टीचर चाहिए। ये तो बहुत पेचीदा हो गया हो, ये तो कहने का मतलब है कि नहीं करना है, नहीं करना है। ठीक है, हमने कल भी मंत्री जी से मुलाकात हुई तो हमने कहा, हाँ इस पर भी मैं आऊँगा। जी। आप कल मंत्री जी से आप भेंट करने गए थे, क्या क्या आपने बातों को रखा और क्या क्या उन्होंने इसका उपाय बताया, निदान के लिए क्या उन्होंने कहा? देखिए, मंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने एक जो डायलॉग बंद था शिक्षकों और शिक्षा विभाग के बीच में, चुनाव में ठीक है शिक्षकों ने विरोध किया था, नाराज़गी रही होगी सरकार से और वाजिब भी थी, और इसी को लेकर के सरकार में भी बैठे लोगों को शिक्षकों से नाराज़गी थी, लेकिन सरकार को भी ये समझना चाहिए और शायद अब समझ भी रही है कि हम लोग सरकार के ही हिस्सा हैं, और जो भी कर्मचारी है अगर सरकार अच्छा सोचेगी तो कर्मचारी उनके लिए अच्छा सोचेंगे। तो ये डायलॉग कल से शुरू हुआ है, शिक्षकों और मंत्री जी के बीच में संवाद शुरू हुआ है, और इस संवाद में हमने जो टीटी शिक्षक के जो वाजिब मांग है, जेन्युइन है, जिसमें सरकार का पैसा भी नहीं खर्च होना है, उन डिमांड्स को हमने रखा कि आप ट्रांसफ़र जब आप महिलाओं दिव्यांगों को दे रहे हैं तो बाकी पुरुषों को भी दे दीजिए, ऐच्छिक दे दीजिए। इतने सारे आप पढ़ते होंगे अखबारों में कि 2 लाख 3 लाख सीट खाली हैं, आप दे दीजिए, उसके बाद बहाली निकालिए ना, उसके बाद बहाली निकाल के सबको रैशनलाइज कर दीजिए, जो जहाँ जिस जिले में चाहता चला जाए। आरक्षण कोटि की बाध्यता आपने लगा दी, विषय की बात तो समझ में आती है कि हाँ इंग्लिश का टीचर आया है तो इंग्लिश का टीचर जाना चाहिए, लेकिन आरक्षण कोटि का यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है। तो मंत्री जी ने यही कहा कि इसमें तो फिर नियोजन इकाई में बैलेंस गड़बड़ा जाएगा आरक्षण का। तो हमने कहा मंत्री जी, सारे फसाद की जड़ शिक्षा विभाग में तो यही नियोजन इकाई है, इसी को आप समाप्त कर दीजिए। जब बीपीएससी कैडर को बीपीएससी का आप जो परीक्षा ले रहे हैं उसको कह रहे हैं जिला कैडर हम बनाएंगे, तो बाकी जो 2 लाख शिक्षक हैं, 2.5 लाख शिक्षक है, उनको भी जिला कैडर में ले आइए। नियोजन इकाई से जिस दिन नियोजित शिक्षक मुक्त हो जाएंगे, बिहार के शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार के लिए वह ऐतिहासिक कदम होगा, और मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आप ये ऐतिहासिक कदम उठाने में पहल कीजिए और इतिहास में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के क्षेत्र में अमर हो जाइए। जिस तरीके से जगन्नाथ मिश्रा जी के कार्यकाल में शिक्षकों का बहुत ही कल्याण हुआ था, उसके बाद आप ही का नाम इतिहास में होगा। शिक्षक सदैव आजीवन आपका नाम सम्मान से लेंगे अगर आप सिर्फ इस नियोजन इकाई को समाप्त कर देंगे। भ्रष्टाचार का अड्डा है, कुव्यवस्था है, मनमानी है, दबंगई है और हर तरह से शोषण का हथियार है ये नियोजन इकाई। इसको समाप्त कर दें, शिक्षकों को उनका वाजिब विभाग जो है शिक्षा विभाग के अंदर लेकर आइए और ससम्मान उनको सुविधाएं दीजिए। हम आपसे नहीं कह रहे हैं कि आप तुरंत पैसा बढ़ा दीजिए, जो आप बढ़ा रहे हैं वही हमें दीजिए, लेकिन जो गैर वित्तीय मांग है उसको पूरा कीजिए। और उन्होंने भी आंशिक रूप से सहमति दी है, विस्तृत ब्यौरा लेकर के आगे की बैठक में बुलाया है और हम लोग जाएंगे और जो गैर वित्तीय डिमांड्स हैं उनको कोशिश करेंगे कि मंत्री जी समझ सकें और उसको पूरा करें। वेतनमान आप लोग को मिल गया, आप लोग बहुत आंदोलन इसके लिए किए हुए थे, सरकार ने कहा कि 15% से बढ़ाया उन्होंने। क्या लगता है कि ये एक
लॉलीपॉप है या फिर लटकाने का एक तरीका है ये? देखिए, वेतनमान के बारे में तो हम लोगों के स्पष्ट एकदम नीति रही है शुरू से ही, जब से हमने ज्वाइन किया है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये यूनिवर्सल लॉ है। ये किसी बिहार का, भारत का बात नहीं है, ये पूरे दुनिया में एक समानता की लड़ाई है और हम समानता की लड़ाई लड़ रहे हैं। समान काम के लिए समान वेतन, ये एक यूनिवर्सल लॉ है, सबको मिलना चाहिए। अगर हमारे क्वालिफिकेशन सेम हैं, अगर हमारा नेचर ऑफ जॉब सेम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर है सेम हैं, तो क्यों नहीं समान वेतन मिले। और इसको जो भी असमर्थता जता रहे हैं, मैं तो केवल इतना कहता हूं कि मन की असमर्थता है। रेवेन्यू का आप रोना रोते हैं, रेवेन्यू सोर्सेज बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। रेवेन्यू बढ़ाइए, बिहार में प्रोग्रेस लाइए, अच्छा एजुकेशन दीजिए। सारी चीज़ें एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। आप सिर्फ रोना रोते रहेंगे कि वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन अन्य कार्यों के लिए पैसे हैं। गैर वाजिब जो आप 1300 करोड़ का फ्लाईओवर बना रहे हैं, हमें तो कोई पटना में औचित्य नहीं समझ में आता है कि आप 1300 का दीघा से लेकर के एम्स तक जाने के लिए 1300 करोड़ का फ्लाईओवर बना रहे हैं। वो 1300 करोड़ रुपया कहीं और अच्छे जगह इन्वेस्ट हो सकता था, शिक्षा व्यवस्था सुधर सकती थी, बच्चों को स्कूल में बेंच मिल सकता था, बाउंड्री हो सकता था। अभी प्रधान सचिव ने निकाला है कि कहाँ कहाँ बाउंड्री नहीं है। कल की बात मैं बता रहा हूँ, प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने निकाला है कि कितने ऐसे स्कूल्स हैं जो एक ही बिल्डिंग में दो स्कूल चल रहे हैं, 2 शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उनके पास बिल्डिंग नहीं है। तो आप फंड्स को सही से यूटिलाइज कीजिए, मैनेज कीजिए, पैसे की कोई कमी नहीं है, केंद्र सरकार से पैसा मिलता है। इन सबको अगर आप एक समग्र रूप से बिहार की एक अपनी शिक्षा नीति बने, जैसे कि होता है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो पूरे राष्ट्र की है, लेकिन बिहार की क्या है शिक्षा नीति? बिहार का 5 साल का रोड मैप क्या है? ये मंत्री जी बनाए, ये विभाग बनाए कि हम 5 साल में बिहार की शिक्षा में ये सुधार करना चाहते हैं, क्रमबद्ध तरीके से आप कीजिए। हम नहीं कह रहे हैं कि आप कल ही कर दो, संभव भी नहीं है कल करना। हम समझते हैं इस बात को कि वित्तीय हो चाहे गैर वित्तीय हो, चाहे आधारभूत संरचना में सुधार हो, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। लेकिन आप 5 साल का रोड मैप तो दीजिए, एक बिहार की शिक्षा नीति बनाइए कि बिहार के स्कूलों में क्या सुधार होगा, बिहार के कॉलेजों में क्या सुधार होगा, छात्रों के लिए क्या होगा, कितने आप इंजीनियरिंग कॉलेज, कितने मेडिकल कॉलेज, कितने एक्सीलेंस इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस खोलेंगे, कितने स्कूल्स को आप मॉडल स्कूल्स के तौर पर डेवलप करेंगे। ये 5 साल का एक प्लान बनना चाहिए। एजुकेशन पॉलिसी बिहार की बने और बिहार विकसित हो, आगे बढ़े। शिक्षा व्यवस्था ही उसका मूल है, आधार है, तो हम सबको खुशी होगी। तो एक प्लानिंग होनी चाहिए, लेकिन प्लानिंग क्या कहा जाए, एक पत्र जारी होता है तो वो विवाद शुरू हो जाता है। तो अमित विक्रम सर ने बताया कि क्या प्रॉब्लम है बिहार में प्रधान शिक्षक को लेकर, शिक्षा मंत्री से भी भेंट किए और पॉजिटिव जो है शुरुआत इन्हें नज़र आ रही है कि कम से कम संवाद शुरू हुआ। अब जो है विचार एक दूसरे से शेयर किए जाएंगे। तो हम भी आशा करते हैं कि कम से कम संवाद करे, सरकार जो है शिक्षकों के साथ बात करे, तभी उन्हें समझ में आएगा कि शिक्षकों की क्या स्थिति है और बिहार में शिक्षा की क्या स्थिति है, क्योंकि यही ओरिजिनल कहें तो आपको बताने वाले और करने वाले यही हैं। तो इनके मांगों पर भी ध्यान दें ताकि ये असंतुष्ट ना हो, नाराज ना हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।